जरा सोचिए, 3 जनवरी 2026, एक ऐसी तारीख जिसने ना पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ये वो दिन था जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका ने एक दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को ही पकड़ लिया। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। और जैसे ही उन्हें अमेरिकी अदालत में पेश किया गया, निकोलस मादुरो के ये शब्द गूंज उठे। एक तरफ एक गिरफ्तार राष्ट्रपति जो अपनी बेगुनाही और अपने पद की दुहाई दे रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका का मजबूत कानूनी शिकंजा। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। तो सवाल ये है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। चलिए सीधे उसी दिन पे चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। देखिए, ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन था। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर कराकास के आसमान में उतरे और सीधे वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। इस एक कदम ने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट को जन्म दे दिया था। अब देखिए, इतनी बड़ी, इतनी अनसुनी कार्रवाई के बाद जाहिर है पूरी दुनिया का एक ही सवाल था, आखिर क्यों? और अमेरिका ने इसका जवाब दिया अपने औपचारिक आरोपों और दलीलों के साथ। और उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके इन शब्दों ने मतलब सारे इरादे साफ कर दिए थे। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये वेनेजुएला की सत्ता में सीधे दखल देने का एक खुला ऐलान था। और आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए गए। अमेरिकी न्याय विभाग की चार्जशीट के मुताबिक मडूरो पर दशकों से फार्क जैसे हिंसक गुटों और ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर एक पूरा नार्को टेररिज्म नेटवर्क चलाने का आरोप था। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये वही ऑफिशियल चार्जशीट है। मतलब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, बल्कि अमेरिकी सरकार के कानूनी मामले का वो आधार था जिसने इस पूरी कार्रवाई को हरी झंडी दिखाई। लेकिन देखिए, सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए गए, अमेरिकी प्रशासन ने कई बड़े बड़े दावे भी किए। चलिए अब उन दावों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स की जांच में आखिर सामने क्या आया। और यकीन मानिए, नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा दावा ये था कि वेनेजुएला के तट पर अमेरिकी नावों की हर कार्रवाई से 25,000 अमेरिकी जानें बचती हैं। उनका तर्क ये था कि वो ऐसा करके ड्रग्स की सप्लाई रोक रहे हैं। लेकिन जब इस दावे को पॉलिटिफैक्ट जैसी एक इंडिपेंडेंट संस्था ने जांचा परखा ना, तो उन्होंने इसे अपनी सबसे खराब रेटिंग दी, पैंट्स ऑन फायर। मतलब ये दावा न सिर्फ झूठा था, बल्कि पूरी तरह से बेतुका था। ये चार्ट देखिए, ये इस बात को और भी साफ कर देता है। दावे के हिसाब से तो लगभग 8 लाख जानें बचाई गई, जबकि उस साल पूरे अमेरिका में ड्रग ओवरडोज से कुल मौतें ही लगभग 73,000 थीं। सोचिए, दावा असलियत से लगभग 11 गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। अच्छा, फिर एक और बड़ा आरोप लगाया गया, ये कि मादुरो जानबूझकर ट्रेन डी अरागुआ जैसे खतरनाक गैंग्स को अमेरिका भेज रहे हैं ताकि यहां दहशत फैलाई जा सके। ये एक बहुत ही गंभीर इल्जाम था जो सीधे अमेरिकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। लेकिन मजे की बात यह है कि खुद अमेरिका की अपनी नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि मादुरो सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी थी या वो जानबूझकर इन गैंग्स को अमेरिका भेज रही थी। फिर बात आई पैसों की, यानी आर्थिक तर्क की। प्रशासन का कहना था कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल, उसकी संपत्ति और उसके प्लेटफॉर्म जब्त कर लिए और उन्हें बेच दिया। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। जिसे चोरी कहा जा रहा था, वो असल में वेनेजुएला द्वारा अपनी ही संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा था, जो 1970 के दशक में शुरू हुई थी। देखा जाए तो ये एक आज़ाद देश का अपना फैसला था। तो इन सब दावों और जवाबी दावों के बीच अब हम आते हैं इस मामले के सबसे बड़े और सबसे पेचीदा सवाल पर कि भाई, कानून क्या कहता है? क्या एक देश का दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ लेना कानूनी तौर पर सही है? यही वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया के कानूनी विशेषज्ञों को 2 खेमों में बांट दिया है। और यहीं पर ना हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कानूनी दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसके हिसाब से ये छापा यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन था और मादुरो को राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते छूट मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ है अमेरिकी अदालतों का अपना नजरिया, जो कहता है कि मुल्जिम को अदालत में कैसे लाया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि अमेरिका मादुरो को राष्ट्रपति मानता ही नहीं, इसलिए छूट का तो सवाल ही नहीं उठता। अमेरिकी कानून में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं मेल कैप्टस बेने डिटेंटस।
जिसका सीधा सा मतलब है पकड़ा भले ही गलत तरीके से गया हो पर हिरासत सही है। यानी एक बार कोई उनकी अदालत में आ गया तो वो मुकदमा चला सकते हैं। ठीक यही तर्क 1989 में पनामा के मैनुअल नोरिएगा के मामले में भी इस्तेमाल किया गया था। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस पूरे खेल के पीछे तेल, इतिहास और भविष्य की क्या कहानी छिपी है? ये जो एक नंबर है ना, ये इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप में बयान कर देता है। 303 बिलियन बैरल्स। ये वेनेजुएला का प्रमाणित तेल भंडार है, दुनिया में सबसे बड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस खेल में आर्थिक दांव कितने बड़े हैं। जानकार इस पूरी कार्रवाई को सिर्फ वेनेजुएला पर एक हमले के तौर पर नहीं देख रहे, वो इसे मोनरोज सिद्धांत के एक नए अवतार के तौर पर देखते हैं। अमेरिका की वो 19वीं सदी की नीति जो पूरे पश्चिमी गोलार्ध में अपना दबदबा कायम करने की बात करती थी। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब ताकत और कानून आमने सामने हो तो आखिर में फैसला किसका होता है?